दोस्तों, क्या 7 मई की रात जब भारत ने एयर स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान पर, क्या जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट गिराए थे? और क्या हमारा खरबों रुपए का फाइटर जेट राफेल, उसको भी नुकसान हुआ था? क्या कोई राफेल भी गिरा था? अब ये जो खबर है जो दुनिया भर में छपती रही है, इस पर मोदी सरकार के हर बड़े लीडर ने, मंत्री ने और खासकर गोदी मीडिया ने कहा कि ये खबर प्रोपेगेंडा है, ये खबर गलत है, ये खबर सही नहीं है। अब तक का सरकार का स्टैंड ये रहा है और हमने भी माना इसको। लेकिन आज हिंदुस्तान के रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप कह सकते हैं मिलिट्री के सबसे बड़े अफसर, सबसे बड़े अधिकारी अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे फाइटर जेट गिराए गए थे। ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी है, फॉरेन न्यूज़ एजेंसी है, सिंगापुर में एक इंटरव्यू में जनरल चौहान ने बड़ा खुलासा किया है जिससे देश की आंखें खुल गई। अब इस ज़बरदस्त इंटरव्यू में जनरल चौहान से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे थे? जनरल चौहान ने जवाब दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। अब भारत की फौज पर हमें हमेशा नाज रहा है और भारत की फौज सच ही बोलती है, झूठ बोलती नहीं है। और जनरल चौहान ने आज जो कुछ खुलासा किया है उसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सन्न कर दिया। उसकी वजह यह है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हों या विदेश मंत्री एस जयशंकर या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर कोई और नेता, चाहे वो नड्डा हो या अमित शाह हो, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे फाइटर जेट्स को कोई नुकसान हुआ। लेकिन जनरल चौहान से जब पूछा गया तो उन्होंने सच ही बोला। सवाल इस बात का है कि इस सच को आखिर देश से क्यों छुपाया जा रहा था। अब दोस्तों, चाहे एक फाइटर जेट हमारा जो है वो गिरा हो, डाउन किया गया हो, या कई फाइटर जेट डाउन किए गए, सवाल ये नहीं है। जो जनरल चौहान ने कहा उसको हम स्वीकार करते हैं, देश स्वीकार करता है, उन पर भरोसा है इस देश को। लेकिन एक बात मैं यहां पर जरूर रेखांकित करूंगा कि हमारे पायलट ने, जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पायलट्स ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में जो स्ट्राइक्स किए, चाहे वो भावलपुर का कैंप हो टेररिस्ट, या फिर मुरीद के लाहौर के पास का टेररिस्ट कैंप हो, रावलपिंडी हो, मुजफ्फराबाद हो या कोटली हो, या बाद में जो उनके हवाई अड्डे थे, जो स्ट्राइक्स की एकदम सटीक थी। लेकिन ये जो नुकसान हुआ, जो भी वजह रही, उसके लिए क्या हमको दोष सेना को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर कोई दोषी है तो मोदी सरकार है, जिसने पिछले 11 साल में सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की, वोट की राजनीति हुई, फौज पर ध्यान नहीं दिया गया। फौज पर ध्यान नहीं दिया पिछले 11 साल में, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स रही है, आज भी है। चाइना, रशिया, यूएस, अगर इनको आप किनारे कर दें तो दुनिया के आसमान पर राज इंडियन एयरफोर्स का रहा है। लेकिन हुआ क्या इन 11 सालों में या 15 वर्षों में? बिल्कुल भी अनदेखा किया गया, इग्नोर किया गया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे जो पुराने फाइटर प्लेन हैं, जैसे मिग 21 है या फिर मिग 29 है या फिर जैगुआर है या फिर मिराज 2000 है, ये धीरे धीरे पुराने पड़ते गए। लेकिन इनकी जगह जो नए जहाज खरीदने चाहिए थे, जितनी संख्या में खरीदने चाहिए थे, सरकार कान में रुई और आंख पर पर्दा डाले रही। अब मोदी जी ने डिफेंस कॉरिडोर की बात करी, मेक इन इंडिया की बात करी, उन्होंने अनिल अंबानी और अडानी और रिलायंस, मुकेश अंबानी, उनको भी डिफेंस सेक्टर में खींचने की बात की। हकीकत ये है, सच्चाई है, कड़वा सच ये है कि जैसे हमारे लड़ाकू विमान तेजस MK1A या तेजस MK2, बहुत देर हो गई इनको बनते बनते, 30 साल लग गए और मोदी जी ने इन 11 सालों में इसको एक्सपर्टाइट नहीं किया। तेजस आया तो बहुत देर बाद आया, बहुत देर बाद आया, और एक ओल्ड टेक्नोलॉजी। नंबर 3, भारत का जो आधुनिक फाइटर जेट है, जिसे 5th जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं, M का AMC है, इस प्रोजेक्ट में भी देरी हुई और आप कह सकते हैं सरकार फाइल पर बैठी रही। देखा ही नहीं किसी ने कि ये जो फाइटर प्लेन है 5th जनरेशन, इसकी जरूरत थी
चीन से निपटने के लिए, पाकिस्तान से निपटने के लिए, युद्ध की स्थिति में निपटने के लिए फाइल ही नहीं देखी गई। सच्चाई यह भी है कि मोदी जी दुनिया भर में डंका पीटते रहे, भारत का टेक्नोलॉजी का डंका पीटते रहे, डिजिटल इंडिया का डंका पीटते रहे, डिफेंस कॉरिडोर की बात करते रहे। हकीकत यह है, अगर सच्चाई की बात की जाए, कि जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट था कि भारत अपना इंजन बनाएगा, भारत को अमेरिका से, ब्रिटेन से इंजन की जरूरत नहीं है, रूस से इंजन की जरूरत नहीं है, अपना इंजन बनेगा अपने घर में। एयरफोर्स के तमाम चीफ लिखते रहे फाइलों पर, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट डिले होता रहा, इलेक्शन पर इलेक्शन होते रहे, सभी पार्टियां अपनी वोट बैंक बनाती रही, फौज की तरफ ध्यान नहीं था। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है, बरसों से चल रहा है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने जैसे कमाल कर दिया, जिस मुल्क के पास अपने देश को चलाने के लिए पैसा नहीं, भिखारी जैसी स्थिति है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इतना बड़ा कमाल कर देगी कि राफेल या फाइटर जेट उसको गिरा सकती? नहीं। पाकिस्तान एक मुखौटा था, सारा खेल चीन खेल रहा था। चीन की टेक्नोलॉजी थी, चीन के जहाज थे, चीन की मिसाइल थी, चीन का डेटा था, चीन की सैटेलाइट इमेजेस थी। सारा थिएटर आप कह सकते हैं वॉर का, उसकी लगाम चीन के हाथ में थी। और चीन अब 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना चुका है, और हमें 5th जनरेशन आधुनिक फाइटर प्लेन की जरूरत है। खुदा ना खास्ता 6 महीने में कुछ हो जाए, फिर मुखौटा पाकिस्तान का रहेगा, खेल चीन का रहेगा। क्या इसकी तैयारी हम पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं? जवाब है, नहीं कर रहे। मोदी जी का उधर ध्यान ही नहीं है। और वैसे भी जिस देश को जाति गिनने से फुर्सत नहीं है, जिस देश को सांप्रदायिक दंगों से फुर्सत नहीं है, जिस देश को वोट बैंक पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, वो देश कितने जहाज गिर गए। 1500 करोड़ का एक जहाज था या 2000 करोड़ का एक जहाज था, हमारे आपके पैसे का जहाज था। जहाज गिनने की फुर्सत किसको है? देश तो वोट गिन रहा है। और शायद इसीलिए ध्यान हमारा ये भी नहीं गया कि पाकिस्तान जल्द ही चीन से एक ऐसा जहाज लेने जा रहा है जो इनविजिबल है, जिसे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीन के आधुनिक जहाज की, जो चीन बना चुका है, दावा कर रहा है, J-35। ये एक ऐसा जहाज है जो पूरा गेम पलट सकता है। दुर्भाग्य ये है, दुख की बात ये है, ट्रेजेडी ये है, त्रासदी ये है कि ये जहाज भी इस्लामाबाद में खड़ा करने जा रहा है चीन। इस्लामाबाद में भी जहाज खड़ा करेगा नया, बांग्लादेश में भी खड़ा करेगा, और अगर चीन की साजिश जारी रही तो काठमांडू में भी ये जहाज खड़ा होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू में भी जहाज खड़ा होगा। गिफ्ट किए जाएंगे जहाज, क्योंकि चीन को भारत से ही निपटना है हर स्तर पर। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आज पहली बार CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने स्वीकार किया कि जहाज जो है हमारे गिरे, और पाकिस्तान ने गिराया। वो भले ही उन्होंने अमेरिकी चाइनीज हथियार से गिराया या जो भी चाइनीज फाइटर प्लेन से गिराया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है अनुमा जी, आप तो इतने साल आप इंडियन एयरफोर्स में रहीं और पहली महिला बैच में आप थी, क्या एयरफोर्स को आज हमें पूरे देश को इस मजबूत करना होगा? क्या सरकार ने, मोदी सरकार ने पिछले 11 साल एयरफोर्स को निगलेक्ट किया, जिसका नतीजा हम सामने देख रहे हैं? क्या आज भी हमारी जो स्क्वाड्रन्स हैं वो कम हैं? हमारे जो पुराने जहाज हैं मिग 21, 27, वो सब बेकार हो गए और नए जहाज हम खरीद नहीं पाए? क्या आपको लगता है, मैं गोला बारूद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फाइटर प्लेन्स की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारे पास मन माफिक जहाज नहीं है? एयरफोर्स क्या सोच रही है आज की तारीख? संख्या की दृष्टि से हम आज भी विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, और 70 के दशक के बाद से भारतीय वायुसेना ने अपने समय के मोस्ट प्रीमियर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। 70 के दशक में हमने 800 से ज्यादा मिग 21 खरीदे थे। उसके बाद आगे चल के हमने 79 में मिराजेस आ चुके थे, फ्रांस ने बना लिए थे। हमने 83, 84 में अपने यहाँ हम मिराजेस ले आए। तो हमने अपने समय के प्रीमियर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं हमेशा। और आज से 12 साल पहले तक की सरकारें जो थी, उन्होंने ये समझ लीजिए लगभग संख्या में अगर मैं बात कहूं तो 3000 जहाज खरीदे थे। उसमें से 1200-1300 फाइटर्स समझ लीजिए, 800-900 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे और बाकी हेलीकॉप्टर्स थे। इतने हमने जहाज खरीदे
और 2007-8 आते आते हमारे 250 सुखोई की जब सप्लाई हुई तो हम विश्व की सबसे बड़ी चौथी वायुसेना बने। लेकिन बीच में एक बहुत लंबा गैप आया, लैग जिसको कहते हैं, जबकि कारगिल हुआ। कारगिल रिव्यू कमेटी की जब उसकी रिपोर्ट आई जी। तो उसमें भी हमारी जो 12 स्क्वाड्रंस की कमी सामने आई। उन्हीं दिनों ताबूत घोटाला भी सामने आया। तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने एक 100 एयरक्राफ्ट की बहुत पकी पकाई डील थी, मिराज 2000-5 नाम था। तो एक तो उसके कारण वो स्केप्टिकल हो गए, उन्होंने उस डील को साइन नहीं किया। तो एक तो लैग वहां आ गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि मिराज 2000-5 पाकिस्तान को भी सप्लाई किए जा रहे थे इसलिए उन्होंने साइन नहीं की। बहरहाल उन्होंने साइन नहीं की, ये एक फैक्ट है। अब बीच में आपकी 100 एयरक्राफ्ट की डील जो आपने अभी साइन नहीं की और फिर आपकी सरकार चली गई, नई सरकार आई तो उसने फिर वो लगातार पूरे प्रपोजल बने और 2007 में एमएमआरसीए का पहला टेंडरिंग निकाली गई। 2007 के आसपास ही हमारे यहाँ एरो इंडिया शो शुरू हुए थे, अगर आपको याद हो तो। जी हाँ। तो हर अल्टरनेट ईयर अभी भी होते हैं वो। एरो इंडिया में विश्व के सारे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, तो हमको एक बड़ा मार्केट मिलता है। और उस कारण से जब हमने 2007 में इसका टेंडरिंग किया तो हमको यूरोफाइटर मिला, टाइफून, और हमको मिला राफेल। इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। L1 राफेल था। और 2012 तक काफी चीजें हुई, क्योंकि एक डील जैसे मैंने आपको बताया 8 से 9 साल लगते हैं उसको लागू होने में, पूरा होने में। तो जब सप्लाई ऑर्डर देने वाले थे उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक केस किया। कुछ लोग अब इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मान लीजिए, और मैं भी उसी तरह से कह रही हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने केस इसलिए किया, लोगों का ये मानना है कि उनके जो दामाद थे वो टाइफून वाली कंपनी में काम कर रहे थे। मैं नहीं जानती ये सच है या नहीं, लेकिन सरकार ने भी ये सोचा होगा कि चलो अगर ये कोर्ट में केस है तो ये निकल जाने देते हैं और फिर जब बाद में हम इसका सप्लाई ऑर्डर दे देंगे। लेकिन वो सरकार रही नहीं और बाद में कोई टेंडरिंग हुई नहीं। मतलब सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो तो मैं ये मानती हूं कि दोबारा टेंडरिंग नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया कि ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो गया है। अब इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के बारे में जनता नहीं जानती, मैं आपसे बताना चाहती हूँ थोड़ा सा कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट में सरकार ये बताती है कि हमें डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है, हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका एग्रीमेंट किया है, तो इसलिए दाम इतने 1000 करोड़ कम हो गए। जबकि राफेल में क्या हुआ सब जानते हैं कि दाम 5 गुने बढ़ गए। तो ऐसी कैसी इंटर गवर्नमेंट डील हुई जिसमें दाम भी 5 गुना बढ़ गए, और जो हर बार हमने हर डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मांगी थी वो भी हमने नहीं ली। अभी मैं कुछ उड़ती खबरें सुन रही हूँ, सोर्स कोड। अरे आपके पास ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती तो जैसे हम मिराज यहां बना रहे हैं एचएएल में, जैसे हम सुखोई 30 यहां बना रहे हैं अपने एचएएल बैंगलोर में और अलग अलग डिविजन्स में, तो वो हम राफेल भी यहां बना सकते थे। लेकिन ये बहुत ही इस तरह की डील अनुमा जी, नहीं आप सही कह रही, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज की तारीख में क्या हमने प्लानिंग नहीं करी? क्या हमको राफेल की तरह कुछ और जहाज लेने चाहिए थे? राफेल ज्यादा संख्या में लेना चाहिए था? क्या हमने राफेल की डील करते करते बहुत डिले कर दिया और एयरफोर्स को सही समय पे जहाज नहीं दिए? और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जहाज की डील करने में या उसको खरीदने में कितना समय लगता है, 5 से 10 साल, तो क्या हमने एडवांस प्लानिंग नहीं करी थी? देखिए ये सिलसिला तो 1999 में ही गड़बड़ हो चुका था, 1999 में, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। यानी कि 2001 से गड़बड़ होना शुरू किया, जब एक मैंने जैसे बताया कि -5 की डील थी, 100 एयरक्राफ्ट तब लेने थे, नहीं ले पाए, तो अल्टीमेटली उसको यूपीए की सरकार ने 2007 में उसका टेंडरिंग किया और वही हम लेते तो वो ले नहीं पाए। तो आप ये समझिए 20-22 साल का लैग हो चुका है कि जिसमें हमको मतलब हम 20-22 साल पीछे चल रहे हैं, 20-22 साल पीछे चल रहे हैं। और ये जो 36 एयरक्राफ्ट आए हैं ये तो बड़ी मुश्किल से, मतलब हमें 12 स्क्वाड्रन चाहिए थी और आपने लगभग 1.25 स्क्वाड्रन तक हमने लिया है। तो दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार सेनाओं को मार्केटिंग का जरिया बनाया। जब भी राफेल आया, 2-2 राफेल आते थे, इतने डिबेट, इतनी ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा, अरे राफेल आ गया, अरे भाई आया तो उसका टेंडरिंग तो कांग्रेस की सरकार ने किया था, यूपीए की सरकार ने। खैर मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं ये बात कह रही हूँ
कि आपको मालूम है कि 120 एयरक्राफ्ट की हमको जरूरत 2000 के शुरुआत से है, उसके बाद भी आपने उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। आपने अच्छा, आप दिक्कत कहां आ रही है कि तेजस 84 आने थे। अगर 84 तेजस आ जाते तो भी एक समझ लीजिए काफी हमारी स्क्वाड्रन्स की जरूरत पूरी हो गई होती, समझ लीजिए 8-9 स्क्वाड्रन्स आ गए होते। अब वो HAL उसको सप्लाई नहीं कर पाया, शुरू में कावेरी इंजन की प्रॉब्लम थी, तो हम लगभग 20 साल पीछे हैं। ऊपर से ये एडवांस मल्टी मीडियम रेंज कमर्शियल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अमका जिसको आप कह रहे हैं, तो उसमें भी यही कहानी है कि उसका प्रोजेक्ट भी डिले होता जा रहा है। जब ये जो तेजस डिले हुआ, अब उसका जो डेल्टा विंग है, जिस समय उसे 1989 के आसपास कंसीव किया गया था, वो अपने समय की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज 2024 में वो 1990 के समय की टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं रही। हमारे पास आएंगे तो उनका उपयोग होगा, लेकिन हम अब तो एडवांसमेंट में भी नहीं है इस समय। और हम चलिए, आपने 2-3 बातें कही अनुमा जी। विंग कमांडर और एक कई साल कई दशक नौकरी करी इंडियन एयरफोर्स में, पहली महिला बैच में थी इंडियन एयरफोर्स में। 2-3 बातें कही, मैं भी आगे उनसे और कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं दोस्तों 2-3 बातें इनकी बता रहा हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि हम 20-22 साल पीछे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, ट्रैजिक बातें हैं, मुझे करनी नहीं चाहिए, मैं किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन 20-22 साल हमारे देश की एयरफोर्स पीछे चल रही है, ये उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तेजस विमान हैं जो आज हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट होने शुरू हुए हैं, 1990 के दशक में इनको कंसीव किया गया था। उस वक्त ये आप कह सकते हैं सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, अब नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा कि राफेल की डील करते करते हमने बहुत डिले किया, कुल मिलाकर हमें 36 जहाज ही हम राफेल खरीद पाए अभी तक हमारे पास हैं, और ये जो हमें डील थी 2001 में कर लेनी चाहिए थी। तो 25 साल पीछे हम चल रहे हैं। अब खैर जो हो गया सो हो गया, अब तो जो हो गया सो हो गया, पर्दा हट गया है, हकीकत सामने है और देश को समझना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स पूरे देश की है। वो एयरफोर्स की नहीं है, वो एयरफोर्स पूरे देश की है। और युद्ध जब लड़ा जाता है तो सेना युद्ध नहीं लड़ती, पूरा देश लड़ता है। इसलिए देश के सभी लोगों को अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, अब क्या करें विंग कमांडर, अब क्या किया जाए? अब तो कुछ बताइए भाई, आपने तो एक उम्र गुजारी एयरफोर्स में। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अमेरिका का F-35 खरीदना चाहिए, हम सुखोई 57 लेके आए, हमें क्या करना है इस वक्त? ये जो इमरजेंसी की स्थिति है, मान लीजिए 6 महीने बाद युद्ध हो गया और खुलकर इस बार चीन आ गया, तो अब हमें क्या करना है? मैम ये तो बताइए, क्या करना चाहिए फौरी तौर पे? दीपक जी, सबसे पहले तो अब तक 10 साल पहले ग्लोबल टेंडर निकाल दिए जाने चाहिए थे, जिससे कि हमको कुछ एयरक्राफ्ट मिलते, क्योंकि हर साल एरो इंडिया तो हो ही रहा है, बहुत अलग अलग एयरक्राफ्ट हमारे देश में आ ही रहे हैं। विंग कमांडर, मैं कह रहा हूं, मैं मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रहा, मोदी जी ने गलती कर दी, 10 साल नहीं किया, अब क्या करें ये बताइए। अब दिक्कत क्या है कि कहां हम जा रहे हैं, आप समझिए। अगर आग लगी है, अब इस आग को कैसे बुझाएं ये तो बताइए मैडम। नहीं तो एयरक्राफ्ट तो खरीदने पड़ेंगे ना, किसी ना किसी देश से तो खरीदने तो कितना समय लगता है एयरक्राफ्ट खरीदने में? आप तो लॉजिस्टिक्स में रही हैं। जिस तरह का डील मोदी जी ने की थी उसमें तो वो 4 साल के अंदर आ गए। उस डील में हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली, यानी कि हम किसी काम के नहीं रहे। वो 36 ही जहाज रहेंगे, हमें TOT नहीं मिला, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बड़ी एक शर्त होती है वो नहीं मिली। तो इस तरह से अगर डील करेंगे तो हो सकता है कि 4 साल में दोबारा हम इतने एयरक्राफ्ट ले ले और किसी एक देश को चुनकर करें, लेकिन वो प्रक्रियाएं नहीं है। आप फिर देश के साथ धोखा भी करेंगे, आप देश के उन टैक्स पेयर्स के लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल देंगे कि आप अपनी प्रक्रिया नहीं कर रहे। अरे आज ही कर दीजिए ना ग्लोबल टेंडर, हम कहते हैं आप आज ग्लोबल टेंडर कर दीजिए, हो सकता है कि आगे आने वाले 4 साल में आप उसका सप्लाई ऑर्डर देने की स्थिति में हो जाएं, और उस 4 साल के बाद हर 2-2 साल में आपके पास 15-15, 20-20 जहाज आने लगे, तो 10 साल में पूरी सप्लाई पूरी हो जाए। तो आने वाले 14 सालों में कम से कम हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मोदी जी उस शॉर्टकट वाली रूट में रहेंगे कि हम जाके अमेरिका से कह देंगे कि तुम हमको F-35 दे दो, वो गलत तरीका है। ऐसे किसी एक देश के पास जाकर एक देश का गुलाम ना होकर अगर हम ग्लोबल टेंडरिंग करते हैं तो हमको बेस्ट एयरक्राफ्ट सही दामों पर मिलता है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसकी मेन शर्त बनाएं, जिससे कि हम उसको HAL जैसे जगहों पे बना सके। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मैं समझती हूं अगर इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट करके भी लेना है तो कम से कम 100 जहाजों का इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट करिए, और उसमें देश को बताइए कि हमने कितना पैसा बचाया, क्योंकि हमने डेवलपमेंटल कॉस्ट नहीं दी।
ये मैडम, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप रशिया से भी जब इंडियन एयरफोर्स में थी, रशिया से जहाज खरीदती थी, क्या रशिया का जो सुखोई 57 है, Su-57, क्या ये आधुनिक जहाज है, आधुनिक जेट फाइटर है? और चाइना के जो हवाई जहाज हैं जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, जिसमें J-10 है, J-17 है, J-20 भी हो सकता है, क्या इन जहाजों को सुखोई 57 टक्कर दे सकता है? मान लीजिए साल भर में फिर कोई जंग जैसी नौबत आ जाए, तो हम क्या करें? मैं ये कहूंगी कि सुखोई 57 फाइन, ये अपने समय का बहुत एडवांस जहाज है। इसको 5th जनरेशन प्लस कहा जा रहा है, सब मान लिया मैंने। लेकिन रशिया तो अभी पाकिस्तान के साथ डील करता हुआ देखा गया है, तो उसका हम क्या अर्थ समझे? मतलब जो केवल हमारा एक अलाय होता था, हमारा पार्टनर होता था, वो तो पाकिस्तान के भी पास जा रहा है। तो इस समय हम ये कैसे मान लें कि जो जहाज वो हमें देगा वो उनको नहीं देगा? इस समय तो हमारी स्थिति इतनी खराब है विदेश नीति के हिसाब से कि हम कौन हमारा है, पड़ोसी हमारे हैं नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है दीपक तो जी। फिर क्या चाइना के आगे घुटने टेक दें, उनसे मांगे जहाज, हम ही लोग चलें फिर? कुछ मोदी जी तो चीजें नहीं बहुत चाहते, साफ क्या हैं। करें? हम इस समय वन फ्रंट री इन्फोर्स्ड वॉर लड़ रहे हैं। हम लड़ तो पाकिस्तान से रहे, पीछे चीन खड़ा है, तो चीन हमारा कभी हो नहीं सकता। चाहे हम उसको झूले झुलाएं, चाहे कुछ भी करें, वो हमारा नहीं है। हम आज भी 2500 किलोमीटर से ज्यादा चीन हमारे सीमाओं में बैठा हुआ है, उसको कहीं बफर जोन कहता है, और वो सोचता है कि हम डफर जोन के लोग हैं। तो दुखद ये है कि हम चीन से कुछ कह नहीं सकते। चीन हर लिहाज से हमें ये मानना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें मानना पड़ेगी कि चीन की वैसे भी एयरफोर्स जो है 3rd लार्जेस्ट है, हम 4th है, और हमारे पास पिछले 20-22 सालों से हमने कुछ खरीदा नहीं है जैसा कि हमें चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट। मैम, आप एक्सपर्ट हैं और इंडियन एयरफोर्स में कई दशकों तक कौन सा जहाज किस देश में है, कितना मारक क्षमता है, वो सब आप काम करती रही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जो एक्सपर्टाइज है, कि अब हमें कौन सा जहाज चाहिए तुरंत, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, फौरी तौर पे? क्या हम राफेल की दोबारा दूसरी खेप लें, या हम ट्रम्प के पास जाएं, उनसे कहें कि भाई ये F-35 दे दो हमको, या फिर हम पुतिन के आगे झुकें कि भाई सुखोई 57 पाकिस्तान को मत दीजिएगा हमको? हमारे पास इस वक्त विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है, क्योंकि देश संकट में फंसा है। हमारे जो पायलट्स होते हैं वो सबसे पहले ये बताते हैं कि हमें जहाज में ये खूबियां चाहिए, और वो खूबियों को लेकर फिर हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर रिसर्च करते हैं कि विश्व में ये खूबियों वाली चीजें कहाँ मिलेंगी। क्योंकि वो पूछ सकता है पायलट कि हमें स्टेल्थ चाहिए, हमें उसमें इस तरह की इजेक्शन चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, जो प्रक्रिया है वो बता रही हूँ जी। और उसके बाद इंजीनियर्स उस चीज को, उसका स्पेसिफिकेशन बनाते हैं और क्रॉस चेक करते हैं। जब वो स्पेसिफिकेशन फाइनल होती है, उस समय लॉजिस्टिक्स का रोल आता है, और वो ग्लोबल ये पता करते हैं, कई जगह लेटर ऑफ इंटेंट जाता है कि क्या आप हमारे साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, इस तरह की चीजें होती है। अब इतनी प्रक्रियाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हमने कोई ग्लोबल टेंडरिंग होते भी नहीं देखी है। हमने ये जरूर सुना है कि नेवी के लिए कुछ राफेल खरीदे जा रहे हैं, ये मैंने सुना है। मैं समझती हूँ जो डील चल रही है एयरफोर्स की, जिसमें राफेल हमको बाकी भी लेने थे, उसी को आगे बढ़ा दिया जाए। मैं समझती हूँ जो पहले ये था कि 18 एयरक्राफ्ट वहां से आते, जो 128 की पहले वाली डील थी, मैं समझती हूँ उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस पर टेंडरिंग हो चुकी है। ठीक है, उसपे एक रिवाइज सैंक्शन लेके जो बढ़े हुए दाम हो गए हैं उसको केटर फॉर करके, और इस साल के आने वाले बजट और में क्या आपको लगता है हम राफेल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करें, सो दैट राफेल हम खुद बनाएं? आपको ये लगता है? ऑफ कोर्स हर जहाज की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ही लेना चाहिए। और हमारे तो मोदी जी ने क्यों नहीं लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं किया उन्होंने? देखिए, अब मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो क्या ही बोलूं, उनके आने के बाद से उन्होंने हमारी सेना को निरंतर कमजोर किया है, संख्या बल में भी और जहाज वगैरह में भी, इन्वेंट्री में भी उन्होंने कमजोर ही किया है, तो इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन मैं इस समय सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आज भी अगर उसी 2007 की टेंडरिंग को आज भी उसको यूज करना चाहे, तो आज भी आप प्रोसीजर को शॉर्टन करते हुए उसे ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसका एक बार इस्तेमाल किया है। रिवाइज्ड सैंक्शन ले लीजिए, रिवाइज्ड फाइनेंशियल पावर्स बढ़ा लीजिए, लेकिन वो जो 126 जहाज में से आप जितने आ चुके हैं उसको छोड़ के बचे हुए जहाजों को उन्हीं पर लेने की कोशिश करिए, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी
अपने आप शामिल रहेगी। जी, एक विंग कमांडर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, यानी आज से 25 साल पहले, 25-26 साल पहले, चाइना भी एयरक्राफ्ट जेट फाइटर का इंजन नहीं बना पाता था, हम भी इंजन नहीं बना पा रहे थे। हम भी इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 25-30 वर्षों से, चाइना भी कोशिश कर रहा था। इधर 15 साल में जो नया डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना वो अब अपना इंजन बना रहा है, हम अभी भी इंजन नहीं बना पा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने भी कहा कि भाई हम तो सुन रहे थे कावेरी इंजन बनेगा बनेगा, लेकिन पता नहीं किस फैक्ट्री में इंजन बन रहा है कि 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 140 करोड़ का देश एक इंजन नहीं बना पा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर इंजन हमारे पास कावेरी इंजन होता तो आज ये हमें दिन ना देखने को मिलते, आज हमारे पास खुद एक अच्छा फाइटर प्लेन होता? क्या ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया इस सरकार ने कि जो हमारी इंजन की जो टेक्नोलॉजी थी उसको एक्सपेडाइट करना था, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए था? क्या नेग्लिजेंस हुई है सरकार से? सरकार ने गंभीरता नहीं समझी एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर की, हमारे एयरफोर्स की? देखिए, मैंने शुरू से देखा है कि जब से ये सरकार आई है, पूरे समय सेना के जहाजों को लगातार टीवी चैनल्स पे दिखा के ग्लोरीफाई करके, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? आपने सेना को कितना मजबूत किया है? अब आपका ये कहना कि कावेरी इंजन नहीं था, देखिए ये सब तो पुराना प्रोजेक्ट है। कोई भी सरकारें, जैसे जो पुरानी सरकारें होती थी, वो एक ही पे नहीं अटकती थी, वो इधर एक को डेवलप कर रही होती थी, दूसरी तरफ दूसरे का प्रोक्योरमेंट शुरू कर देती थी। ऑप्शन हमेशा रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो स्टकअप होके काम किया है इस सरकार ने। एक ही अगर कावेरी इंजन पर ही आप अटक गए, आगे का काम शुरू कर दीजिए, अगली टेंडरिंग शुरू कर दीजिए। प्रोक्योरमेंट तो एक लगातार की प्रक्रिया होती है और हर डिफेंस प्रोक्योरमेंट 8 से 9 साल कम से कम ले लेता है। आपने देखा होगा अपाचे और चिनूक नाम के जो हेलीकॉप्टर्स आए हमारे पास, कि थोड़े समय पहले 4-5-8 साल पहले आए, उनका सारा प्रक्रिया यूपीए की सरकार में हो चुकी थी। उनकी टेंडरिंग, उनका सप्लाई ऑर्डर, उनका सब कुछ यूपीए की सरकार में हुआ था। केवल डिलीवरी जो थी वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई और पूरा श्रेय उन्होंने लेते हुए कहा कि हमने अपाचे लिए, चिनूक लिए। उसके बाद से, उन एयरक्राफ्ट के बाद से कौन सा एयरक्राफ्ट आया? कुछ भी नहीं आया ना। जो यूपीए की सरकारों ने अब तक किया था उसी का अभी तक आते रहे ना। उसके बाद क्या हुआ? कोई ग्लोबल टेंडरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से हम अपनी इन्वेंट्री को, अपनी फौज को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन उधर एक और काम किया जा रहा है कि एचएएल की जो एचएएल स्लो है, और मैं इस पे दोबारा कहूंगी कि चीफ का कहना सही है, लेकिन किस लिए कहा जा रहा है और चीफ से किस लिए कहलवाया गया है? प्राइवेटाइजेशन के कारण। और प्राइवेटाइजेशन में कौन आएगा? क्या हम टाटाज को बुलाएंगे? क्या हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करके बुलाएंगे? जी नहीं। आप और हम दोनों जानते हैं कि इस समय देश में एक राष्ट्र सेठ जी हैं, तो उनकी कंपनी आ जाएगी। तो जहां एक एचएएल के डिलेज के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगी, ये बात सही है, डिलेज हैं और सबको दिखे हैं, लेकिन क्या वो डिलेज प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाकर उनको उस तरफ ले जाया जा रहा है? वो भी हमें देश को समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब राफेल की डील चल रही थी तो अनिल अंबानी को पिक्चर में लाया गया था, बाद में अनिल अंबानी से जो भी डील हुई, अब हो सकता है अडानी को ला रहे हो। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, हम एयरफोर्स के पायलट्स, एयरफोर्स के हमारे एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, हमारे एयरमैन, हमारे आर्मी के जवान, सबने अपनी तरफ से जितनी बेहतर कोशिश थी वो करी और टारगेट्स जो थे उसको अचीव भी किया, वहां पर जो है स्ट्राइक्स भी सही तरह से की। ये जो जहाज हमारे गिरे, मैं फिर संख्या में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, कोई बहुत ऐसी खबर नहीं है कि हम सुनकर जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत खुशी हो। बहुत ही ट्रैजिक खबर है कि अगर हमारे जहाज, इतनी महंगी महंगी मशीनें, 1500 करोड़ 2000 करोड़ की मशीनें अगर हमारी गिर रही हैं और एक मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ ये एपिसोड हुआ राफेल के साथ, ये जो भी साथ, अगर मैं पूछूं कि इसका दोषी कौन है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार दोषी है? सरकार एंटिसिपेट नहीं कर पाई, सरकार ने सही समय पे फैसला नहीं लिया और देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, उसके प्रति सरकार गंभीर नहीं थी और अब सिर्फ नाटक हो रहा है कि सिंदूर को बारूद बना देंगे, रगों में जो है लहू नहीं, वो गर्म सिंदूर बह रहा है। ये सब डायलॉग बाजी हो रही है, अंदर कोई काम नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड इन दिस लास्ट 11 years। कुछ नहीं हुआ। 22 अप्रैल से देश एक तरह के बहुत
गुस्से में था और उसके बाद से बार बार हमने देखा टीवी चैनल्स ऑप्टिक्स दिखाते रहे कि प्रधानमंत्री तीनों सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं। पाकिस्तान को क्या लगा होगा कि ये लोग ऐसे गप्पे हाँकने के लिए मिल रहे हैं? ऐसा तो नहीं लगा होगा। पाकिस्तान को समझ में तो आया होगा कि कुछ ना कुछ एक्शन होगा, आतंकवादियों का पनाहगाह रहा है वो। और उसके बाद सबसे बड़ा दोषी इसका केवल विदेश मंत्री है, जिसने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को कह दिया था कि हम आपके ठिकानों पर कुछ नहीं करेंगे। इसका अगर कोई एक गुनाहगार है जिसके ऊपर सबकी उंगली उठना चाहिए, और अगर हमारे देश के एयरक्राफ्ट और पायलट्स की जान भी गई है और एयरक्राफ्ट गया है, तो वो एक व्यक्ति इस देश का गुनाहगार है। सबसे ज्यादा लापरवाह, कैजुअल ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे देश की सेनाओं को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और इसीलिए शायद बार बार उनके बयान को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन पूरा देश सुन चुका था जी। तो ये थी विंग कमांडर अनुमा आचार्य, फर्स्ट बैच एयरफोर्स में जो लेडी ऑफिसर हैं उनमें से एक थी। और दो तीन बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही। इन्होंने कहा कि हम 20-25 साल पीछे चल रहे हैं हमारी एयरफोर्स, और पिछले 20-25 साल से हमने कोई जहाज के लिए जो हमें जो प्रोक्योरमेंट करना चाहिए थे हमने नहीं किए। ये जहाज का जो टेंडर था 2001-2002 में हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे तमाम राजनीतिक कारण है। दूसरी बात जो इन्होंने इंपॉर्टेंट कही वो ये कही कि पाकिस्तान से भले ही युद्ध हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान एक मुखौटा था। असली युद्ध जो था ये कहीं ना कहीं वो चीन से हो रहा था, और चीन से आगे भी इस तरह की युद्धबंदी होगी, इस तरह की लड़ाई होगी, इस तरह का एक सिनेरियो दिख रहा है। ऐसे में विंग कमांडर अनुमा जी का कहना है कि फौरी तौर पे ग्लोबल टेंडर करिए, जहाज प्रोक्योर करिए और फ्रांस पर दबाव डालिए कि टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करे। बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जहाज खरीदने का कोई मतलब नहीं है। विंग कमांडर आप आई, खुलकर बातचीत हुई और बहुत सी बातें आपने बताई। एक उम्र आपने गुजारी एयरफोर्स में, देश को फक्र है कि आप पहली महिला बैच में रहीं, और जिस तरह से आपने जानकारियां दी, आज आपके इस वक्तव्य ने, इस इंटरव्यू ने कहीं ना कहीं आंखें खोली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मैम।